कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है गणराज्यीय स्वरूप। गणराज्य की संकल्पना उस राज्य का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जिसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है। सभी सार्वजनिक पदों के द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसे सामान्यतः गणराज्य का राष्ट्रपति कहा जाता है। कुले के अनुसार गणराज्य शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में, न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। इसलिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों की सरकार हो। मेडिसिन ने फेडरलिस्ट में कहा है, गणराज्य में एक ऐसी शासन प्रणाली है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्तियाँ आम जनता से प्राप्त करती हैं और वह उन शक्तियों द्वारा शासित होती हैं जो अपने पद सीमित अवधि के लिए लोगों के प्रसाद पर्यंत तथा अच्छे व्यवहार पर्यंत धारण करते हैं। भारत एक गणराज्य है। इस विषय में उद्देशिका में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही व्यापक अर्थों में किया गया है। 26 जनवरी 1950 की संविधान में लागू होने के साथ ही भारत डोमेनियन नहीं रहा और क्राउन के प्रति उसकी कोई राजनिष्ठा नहीं रही। संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा जो एक नियत अवधि के लिए जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। विधि की नज़र में सभी नागरिक बराबर होते हैं। कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता है और नस्ल, जाति, स्त्री, पुरुष, संप्रदाय के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी सार्वजनिक पदों के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्यता भले ही स्वाधीनता के बाद भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने का निर्णय किया और इसे प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में एक गणराज्य के रूप में अपनी स्थिति के बारे में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, अपनी प्रतिष्ठा में किसी कमी का संकेत नहीं दिया। वास्तव में राष्ट्रमंडल का ही रूपांतरण हो गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से यह राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बन गया तथा वह समान तथा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों का स्वच्छंद संगम हो गया, जिसमें क्राउन का केवल स्वच्छंद संगम के एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रमंडल के विशिष्ट रूप से भारत की स्थिति में को एक ऐसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्दों में यह राष्ट्रमंडल स्वेच्छा से किया गया एक करार है। नेहरू जी के शब्दों में नया राष्ट्रमंडल स्वेच्छा से किया गया एक करार है जिसे किसी भी समय स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए राज्य के प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक तथा या गणराज्यीय स्वरूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र। मात्र राजनीतिक दृष्टि से कल्पित लोकतंत्र का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को नियत समय पर होने वाले चुनाव में स्वच्छंद रूप से मतदान करने का अधिकार है। सभी लोकतांत्रिक चुनावों में एक व्यक्ति एक वोट के जिस सिद्धांत को लागू किया जाता है उसका उद्गम इस तथ्य की स्वीकृति से हुआ है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान हैं, चाहे वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं या निरक्षर, विशेषज्ञ हैं, टेक्नोक्रेट हैं या उद्योगपति हैं या श्रमिक हैं। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं की दृष्टि में लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक लोकतंत्र या नियत समय पर लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करने का अधिकार मात्र नहीं है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के बिना भारत जैसे गरीब देश में राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र वास्तविक उद्देश्य अंतिम लक्ष्य। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र भी सभी सार्थक होगा जब सदुपयोग आर्थिक लोकतंत्र के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद में विचार व्यक्त किया गया कि उसकी कल्पना का लोकतंत्र लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा उत्तम जीवन मिले जिसमें कुछ हद तक आवश्यक आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हो। या इस परिमाण में लोकतंत्र आर्थिक समस्याओं को हल करने में सफल होता है। उसी परिमाण में वह राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल होता है। यदि आर्थिक समस्याएं हल नहीं होती तो राजनीतिक ढांचा कमज़ोर होता जाता है या टूट जाता है। इसीलिए हमें राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है कुछ हद तक समस्त लोगों के कल्याण के कार्य किए जाएं। इसे कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। किंतु इसका अर्थ यह भी है कि आर्थिक क्षेत्र में कुछ हद तक अवसर की समानता के लिए कार्य किए जाएं। इस बात को उद्देशिका के इन सब शब्दों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है।
कि गणराज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।